गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र भावसर आपका फिजिक्स ट्यूटर। क्लास 12th में स्टेट बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग के बारे में बात कर रहे थे। मैंने गाउस के नियम का पहला अनुप्रयोग जो है वो आपको बताया था। ठीक है, हम दूसरे अनुप्रयोग पर चलते हैं। पहला अनुप्रयोग आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। और पहला अनुप्रयोग था, क्या था? गाउस के नियम से कूलाम का नियम और कूलाम के नियम से गाउस का नियम प्राप्त करना। दूसरा अनुप्रयोग है बच्चों अनंत लंबाई के। अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ये एप्लीकेशन अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ये हमारा, ठीक है, ये हमारी गाउस के नियम की दूसरी एप्लीकेशन यानी कि दूसरा अनुप्रयोग है। अब बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले समझाया जाए कि अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित तार से क्या मतलब है। ये लिया मैंने तार जो कि अनंत लंबाई का है। अनंत लंबाई का मतलब होगा, देखो ये डॉट 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 बना रहा हूं, इसका अर्थ है बच्चों कि ये तार का ये वाला जो सिरा है वो कहां तक जा रहा है? अनंत तक। और ये भी कहां तक जा रहा है? अनंत तक। यानी कि इस तार के कोई सिरे हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये अनंत लंबाई का तार है और इस अनंत लंबाई के तार पर प्लस 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 धन आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो तार है, इस तार पर ये जो धनावेश फैला हुआ है, ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व कितना है बच्चों? लैम्डा। यानी हम यूं कहेंगे ओवरऑल चित्र के अनुसार अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित तार जिस पर रेखीय आवेश घनत्व कितना है? लैम्डा। ठीक है, अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित तार जिस पर रेखीय आवेश घनत्व कितना है? लैम्डा। रेखीय आवेश घनत्व का मैंने अर्थ आपको बताया था, एकांक लंबाई पर आवेश का मान यानी इकाई लंबाई पर आवेश का मान क्या कहलाता है? रेखीय आवेश घनत्व यानी कि लैम्डा कहलाता है। अब बच्चों बात क्या है, ध्यान दो। ये अनंत लंबाई का जो रेखीय आवेशित तार है, इस तार से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P, ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम इस बिंदु P से एक लंब डालते हैं, तो ये इस तार के बिंदु O पर गिरा। कहां पर गिरा? O पर। अब बच्चों बात क्या है, अनंत अगर लंबाई है यानी कि ये जो तार का ये वाला सिरा कहां जा रहा है? अप टू अनंत तक। यानी आप ऊपर देखते जाएं दिखेगा ही नहीं आपको सिरा, और नीचे देखेंगे तो भी सिरा नहीं दिखेगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो बिंदु O है, इस बिंदु O से जितना तार ऊपर है उतना ही तार नीचे। अब बच्चों बात क्या है कि इस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे कि एक गोलाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ऐसे, सॉरी, गोलाकार की जगह बेलनाकार गाउसी पृष्ठ होगा इस तरह से। ये जो बेलन है, इस बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों? r। और इस बेलन की लंबाई ले ली बच्चों मैंने l। कितनी लंबाई ले ली? l। तो ये बेलनाकार गाउसी पृष्ठ मैंने लिया। यहां पर ध्यान में ये रखना है आपको कि जब भी हम, अब पहली बात तो पहला क्वेश्चन तो ये कि हम एक्चुअल में यहाँ पर बेलनाकार गाउसी पृष्ठ क्यों ले रहे हैं। ये जो बेलन हमने बनाया, ये मैंने बेलन क्यों बनाया? पहला बात तो ये कि बेलन हमने इसलिए बनाया क्योंकि हमको गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यानी कि उसकी कैलकुलेशन यानी कि उसकी गणना करनी है। यानी विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता हमको गाउस के नियम से निकालनी है, और गाउस का नियम जो है वो केवल और केवल बंद पृष्ठ के लिए लगता है। तो यहाँ पर मैंने बेलनाकार गाउसी पृष्ठ लिया, इसको हम बेलनाकार गाउसी पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेलनाकार, बेलनाकार गाउसी पृष्ठ है ये बेलनाकार गाउसी पृष्ठ का मतलब होता है गाउसी पृष्ठ, जहां गाउस का नाम आ गया वहां बंद पृष्ठ है। ठीक है, तो हमको बेलनाकार गाउसी पृष्ठ इस तरह से मानना है कि ये जो तार है, इस तार को बेलन की अक्ष मानते हुए हम आर त्रिज्या के बेलन की कल्पना करते हैं, जिससे कि बिंदु P, ये जो बिंदु P था आपका, जिससे कि बिंदु P बेलन के वक्र पृष्ठ पर आ जाए। कहाँ आ जाए? बेलन के वक्र पृष्ठ पर आ जाए। तो यहाँ पर ये जो बिंदु P है, ये बिंदु P अब बेलन के वक्र पृष्ठ पर आ गया है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा अल्पांश ले लेंगे। ये अल्पांश लिया मैंने, इसका क्षेत्रफल सदिश ds ऐसे होगा, और हम जानते हैं कि प्लस आवेश है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी किधर होगी? दूर होगी। तो दोनों के बीच में कोण थीटा इक्वल टू कितना होगा? 0 डिग्री। ठीक है, अब बच्चों बात क्या है, बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, वो ये कि जितना, ठीक है, देखो यहाँ पर जितना तार ऊपर था उतना ही तार नीचे था, इसलिए अगर मैं यहाँ पर कोई अल्पांश मानता उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर न्यू दूर की ओर आती, इधर भी अल्पांश मानता उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यू दूर की ओर आती। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी तीव्रता जो आएगी वो ऐसे ही आएगी, क्योंकि जितना तार ऊपर है उतना ही तार नीचे है, इसलिए सिमेट्री बोलती है इस बात को कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो बिंदु P पर, ठीक है, इस तार से अवे न्यू दूर की ओर होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश सदिश ds के मध्य थीटा बराबर कोण कितना आ गया? 0 डिग्री। अब बच्चों बात क्या है कि ये यहाँ पर जो, ठीक है, बेलन है, इस बेलन का, इसको बोल देता हूं मैं S1 वृत्ताकार भाग, ठीक है, ये S2 दूसरा वृत्ताकार भाग, बेलन के 3 भाग हैं, और तीसरा ये वक्र पृष्ठ जो कि घूमता हुआ है, ये तीसरा जो S3 है इसको बोलेंगे हम वक्र भाग, मुड़ा हुआ भाग। इस चीज को मैं ऐसे समझा देता हूं आपको कि जैसे मेरे पास एक कागज है, ठीक है, यहां पर मैं इस कागज से एक बेलन बनाता हूं, देखो इस तरह से, ठीक है, जस्ट लाइक ये एक बेलन है। इस बेलन का अगर आप देखें तो ये एक वृत्ताकार भाग, फिर अगर आप देखें तो नीचे एक वृत्ताकार भाग, और ये जो मुड़ा हुआ भाग जो आपको दिख रहा है जिसको मैंने मोड़ा था, ये जो मुड़ा हुआ भाग है, ठीक है, इस मुड़े हुए भाग को हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो आपका बिंदु P जो है वो अभी इस वक्र पृष्ठ पर आ चुका है। क्लियर? अब बच्चों बात क्या है, ध्यान से देखें। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आपको पहले फिगर बनाना है। फिगर, फिजिक्स में आप हमेशा एक बात याद रखें, जितना सुंदर आपका चित्र होगा एग्जामिनर उतना ही इंप्रेस होता है। ये 4 नंबर का प्रश्न आता है, ये बात मैं पहले भी बता चुका। 4 नंबर का प्रश्न किस तरह से आएगा, गाउस का नियम क्या है, या गाउस के नियम से संबंधित आजकल छोटा मोटा न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ये प्रश्न स्टार्ट होगा गाउस के नियम से, ठीक है, अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित तार के कारण, ठीक है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र व्युत्पन्न करो तथा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और, ठीक है, तार से दूरी r के मध्य ग्राफ भी बनाओ, इस तरह का प्रश्न होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस बेलन के 3 वृत्ताकार भाग हैं। तो बच्चों बात क्या है, हमारा टारगेट है, ठीक है, हमारा टारगेट है, अब मैं थोड़ा सा इनको मिटाता हूँ, ये फिगर तो ऐसे कैसे ही बना हुआ रहने देंगे हम। ठीक है, ध्यान दो इधर, हमारा टारगेट है कि हम इस, ठीक है, बेलन से संबद्ध फ्लक्स निकालें। क्या निकालें? तो फ्लक्स निकालने के 2 तरीके हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मैं लैंग्वेज बोल देता हूं जो आपको एक्चुअल में लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको इस तरह से फिगर बना देना है। फिगर बनाने के बाद आप क्या बोलेंगे, ठीक है, जो दिखता है वो आपको लिखना होता है, वही डिस्क्रिप्शन होता है। समझे आप बात को? हम बोलेंगे चित्र के अनुसार अनंत लंबाई का रेखीय आवेश तार, जिस पर रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा, से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए
चित्र के अनुसार इस तार को बेलन की अक्ष मानते हुए आर त्रिज्या के बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिससे कि बिंदु P बेलन के वक्र पृष्ठ पर आ जाता है। ठीक है, तो बिंदु P पर अल्पांश सदिश मानने पर, अल्पांश क्षेत्रफल मानने पर ds सदिश व E सदिश के मध्य कोण जो होगा वो थीटा बराबर कितना होगा, 0। ठीक है, इसलिए इस बेलनाकार गाउसी पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स, यहां पर आप बेलन लिख दें ऐसे, बेलन। ठीक है, संबद्ध फ्लक्स की परिभाषा से क्या लिखना है, फ्लक्स की परिभाषा से, तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सबसे पहले अपन लेंगे बंद पृष्ठ S1। ठीक है, ये S1 वृत्ताकार पृष्ठ, इसके लिए यहाँ पर हमने एक छोटा सा अल्पांश लिया बच्चों। ये छोटा सा अल्पांश लेंगे तो ds सदिश ऐसे ऊपर की ओर आएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश ऐसे आएगा, दोनों के लिए कोण जो आएगा वो 90 डिग्री होगा। ऐसे ही यहाँ पर ये जो S2 है, इसके लिए क्षेत्रफल सदिश ऐसे हुआ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे हुई, तो ये ds सदिश और ये E सदिश दोनों के बीच में यहाँ 90 डिग्री कोण आ गया। ठीक है, आई बात है, तीनों पृष्ठों के लिए ये कोण बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया था कि ये कोण या तो 0 डिग्री होगा या 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर ये वृत्ताकार और ये वृत्ताकार भाग, दोनों भागों के लिए तो 90 डिग्री कोण आ रहा है, लेकिन वक्र पृष्ठ जो है उसके लिए आपका 0 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो फाई बेलन बराबर इंटीग्रेशन S1 क्या आएगा बताओ, E ds कोस कितना लिखूं, 90 डिग्री, प्लस इंटीग्रेशन S2 E ds कोस कितना होगा, 90 डिग्री। फिर तीसरा आएगा इंटीग्रेशन S3 E ds कोस 0। ठीक है, यहां पर मैं थोड़ा सा देख लेता हूं एक बार, ये पूरा आ रहा है कि नहीं, ये गड़बड़ हो गई, ये नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमको थोड़ा सा इधर लिखना पड़ेगा। यस, तो बच्चे लोग आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा मुझे इधर लिखना पड़ेगा, ज्यादा उधर नहीं, ध्यान दो। वापिस से बोलता हूं एक बार, देखें आप, उसमें कोई ऐसी खास परेशानी नहीं है। ठीक है, ध्यान दो, वापिस से एक बार बोलता हूं। चित्र के अनुसार एक अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित तार है ये। इस अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित तार पर रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा। इस तार से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे ज्ञात करनी है। इस तीव्रता को ज्ञात करने के लिए तार को अक्ष मानते हुए स्मॉल r त्रिज्या के बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना हम करते हैं। तो बिंदु P बेलनाकार गाउसी पृष्ठ के वक्र पृष्ठ पर आ जाता है, जिसके लिए ds सदिश व E सदिश के मध्य कोण थीटा बराबर 0 है। ठीक है, वृत्ताकार भाग S1 के लिए ds सदिश व E सदिश के मध्य कोण 90 डिग्री है। इसी प्रकार वृत्ताकार भाग S2 के लिए ds सदिश व E सदिश के मध्य कोण 90 डिग्री है। तो फ्लक्स की परिभाषा से, यहां पर लिखता हूं मैं, तो फ्लक्स की परिभाषा से, इसको मैं मिटाना नहीं चाहता, तो फ्लक्स की परिभाषा से फाई बेलन बराबर आएगा इंटीग्रेशन, सबसे पहले S1 के बारे में बात करो, E ds cos 90, फिर प्लस इंटीग्रेशन S2 E ds cos 90, फिर तीसरा मैं प्लस लगाकर यहीं लिख रहा हूं S3, ये तीनों एक लाइन में है, E ds cos 0। ठीक है, तो बच्चों ये हम निकाल रहे हैं फ्लक्स की परिभाषा से, इस बेलन से जुड़ा हुआ कुल फ्लक्स निकाल रहे हैं। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, फाई बेलन बराबर क्या आंसर आया, 0 प्लस 0 प्लस इंटीग्रेशन S3 E ds cos 0 की वैल्यू +1, यानी कि फाई बेलन इज इक्वल टू आया आपके पास E इंटीग्रेशन S3 ds। क्लियर। अब बच्चों यहां पर अगर आप ध्यान दें तो इंटीग्रेशन S3 ds ये क्या चीज है, ये है वक्र पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ जो मुड़ा हुआ पृष्ठ था, उस मुड़े हुए पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो उस मुड़े हुए पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों बताओ। यहाँ पर त्रिज्या कितनी है R,
लंबाई कितनी है L, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वृत्तपथ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2πrl। ये आपको याद रखना है, कितना होगा 2πrl। ठीक है। अब बच्चों बात क्या है कि मैंने इसको आधा मिटाया, 5 बेलन बराबर आया आपके पास E इंटू इंटीग्रेशन S3ds की वैल्यू आई आपके पास 2πrl, समीकरण नंबर 1। ये समीकरण नंबर 1 हमेशा याद रखें, समीकरण नंबर 1 हमेशा फ्लक्स की परिभाषा से बनेगी। किससे बनेगी, समीकरण नंबर 1 हमेशा फ्लक्स की परिभाषा से बनेगी। क्लियर। अब बच्चों बात क्या है, ध्यान दो जरा, ये जो हमारा बेलन था, ठीक है, इस बेलन के लिए अपन बात करते हैं यहाँ पर आपका, ठीक है, यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ पर ये 2πrl, कई बार बच्चे नहीं समझते हैं कि सर ये 2πrl कैसा आया, तो मैं एक छोटा सा बेलन बना के बताता हूँ आपको। देखो, आपने ऐसा देखा होगा कि ये लाइन है, आपने ऐसा देखा होगा कि आपके जो मम्मी के चूड़ी का बॉक्स होता है, तो आपने एक चूड़ी डाली, 2 चूड़ी डाली, तीसरी चूड़ी, चौथी चूड़ी, इस तरह से अगर आप चूड़ियां डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे तो इस तरह से एक बैलेंस समझ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आप एक चूड़ी डाली 2πr, फिर दूसरी डाली 2πr, 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 कहाँ तक लेना है आपको, L लंबाई तक। इसलिए ये जो वक्र पृष्ठ था आपका, जो घुमा हुआ वक्र पृष्ठ था, ठीक है, ये जो घुमा हुआ वक्र पृष्ठ था, इस घुमे हुए वक्र पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हुआ आपको कितना, ये जो घुमा हुआ वक्र पृष्ठ था, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होगा आपको 2πrl। ठीक है। तो ये 2πrl समीकरण नंबर 1 हो गई। समीकरण नंबर 1 हमेशा फ्लक्स की परिभाषा से बनेगी, और समीकरण नंबर 2 आपको गाउस के नियम से बनेगी। दोनों को बराबर कर देंगे तो आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। अब लिखेंगे हम गाउस के नियम से। देख, गाउस के नियम से मैं यहां पर फिगर मिटाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मिटाना पड़ा। ठीक है, गाउस के नियम से। अब गाउस के नियम से आप देखें तो आपने इस तरह से एक्चुअल में एक बेलन बना रखा था, ऐसे। इस बेलन की लंबाई थी आपके लिए L, और इस बेलन की त्रिज्या थी आपके लिए R, और ये इस तरह से तार था। ठीक है, समझ रहे हैं आप बार को, ऐसे। तो बच्चा लोग, अब आपको ध्यान से समझना है वो ये कि ये जो बेलन है, बेलन की लंबाई कितनी हुई L, त्रिज्या कितनी हो गई R। ठीक है। अब बच्चों ध्यान से समझने की बात है वो ये कि यहाँ पर ये जो गाउस के नियम से हमको, ठीक है, फ्लक्स निकालना है, तो गाउस का नियम बंद पृष्ठ के लिए लगता है, बिल्कुल लगता है। हमने यहाँ पर ये जो बेलन है, ये बेलन एक्चुअल में बंद पृष्ठ बना लिया। यहाँ पर इस बेलन की लंबाई कितनी हो गई L, हुई कि नहीं हुई। एकांक लंबाई पर इस तार पर एकांक लंबाई यानी इकाई लंबाई पर जो आवेश का मान है वो कितना है, लैम्डा। तो इस बेलन के अंदर, बंद पृष्ठ के अंदर टोटल आवेश कितना हुआ, इकाई लंबाई पर लैम्डा आवेश है, तो L लंबाई पर कितना आवेश होगा, लैम्डा L। यानी बेलन के अंदर जो आवेश होगा वो कितना होगा बच्चों, लैम्डा L होगा। कितना होगा, लैम्डा L। तो हम यहाँ पर गाउस के नियम से, ठीक है, क्या करते हैं बताओ, बंद पृष्ठ के अंदर टोटल जो आवेश उपस्थित है, यहाँ लिख दिया मैंने, गाउस के नियम से भी हम बेलन से जुड़ा हुआ फ्लक्स ही निकाल रहे हैं। तो क्या लिख देंगे, लैम्डा L बटे एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण नंबर 2। लैम्डा L क्या है, बेलन के अंदर टोटल आवेश डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हम कर देंगे बराबर, क्योंकि दोनों ही 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 दोनों ही, ठीक है, किसको बता रही हैं, समीकरण 1 और 2 जो हैं, ये दोनों ही समीकरणें जो हैं वो किसको बता रही हैं, वो बता रही हैं किसको, ठीक है, एक बेलन से जुड़े हुए फ्लक्स को। इसलिए हम करेंगे E इंटू 2πrl इज इक्वल टू होगा बच्चों लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, भाग देना पड़ेगा मुझे 2πr का। किसका, यहाँ ध्यान दो, 2πr का। 2πr का भाग दूंगा तो मैं 2 से 2 ऊपर व 2 से ऊपर व 2 से नीचे गुणा कर दूंगा। क्यों कर दूंगा, तो मुझे आदत पड़ी हुई है 4π एप्सिलॉन नॉट देखने की।
क्योंकि एप्सिलॉन नोट मुझे यहाँ दिख रहा है 2 दिख रहा है, पाई दिख रहा है, 1 2 से गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट हो गया। यहाँ पर इनटू में कितना बचा 1/r बच गया। ठीक है, नीचे नीचे की बात कर रहे हैं। ऊपर क्या हुआ बच्चों 2 बच गया और लैम्डा बच गया। ठीक है, अब बच्चों बात क्या है ध्यान से देखें कि यहां पर ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं के। तो ये ओवरऑल क्या आया बताओ। ठीक है बोलो, इसको लिख दिया मैंने 2k लैम्डा अपॉन r। सही है, 1/4 पाई। इस 2 लैम्डा को आप चाहो इधर इस वाली साइड लिख दो, ये लो साहब, ये लो। अब बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के हो गया, तो ये के हो गया, ये 2 हो गया, लैम्डा हो गया, तो 2k लैम्डा बाय r हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पर ये हमने क्या निकाला है, ये निकाल रहे हैं हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला मैंने 2k लैम्डा बाय r। अगर मैं यहाँ पर ये मान ही निकाल रहा हूँ, लेकिन अगर मैं दिशा लगाता हूँ तो आप खुद बताएं, दिशा जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बिंदु O से P की तरफ थी, ऐसे OP, यानी हम लिख देंगे 2k लैम्डा बाय r, दिशा होगी OP के अनुदिश। ठीक है, ये हुई, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया। क्लियर। अब बच्चों बात क्या है ध्यान से सुने, अगर हम ये सब हो गया, आपके पास सूत्र आया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E सदिश बराबर 2k लैम्डा बाय r OP के अनुदिश। ठीक है ना, ऐसे आया। अब बच्चों बात क्या है देखो ध्यान, इस एक्सिस पर हम r लें और इस एक्सिस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E लें। ठीक है, अगर हम इस एक्सिस पर r लें और इस एक्सिस पर क्या लें E लें, ठीक है, तो E और R के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि साहब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, घटेगा, क्योंकि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है R के। R का मान बढ़ाओगे तो E का मान घटेगा, यानी कि ग्राफ कैसा आएगा, अति परवलय। E इनवर्सली प्रोपोर्शनल, R बढ़ाओ E घटाओ। क्लियर। तो इस तरह से ये हाइपरबोला यानी कि अति परवलय ग्राफ ठीक है आएगा। अब बच्चों बात क्या है कि जैसे मैंने ये एप्लीकेशन पढ़ाई आप, ठीक है ना, अब आप ये वीडियो देख रहे हैं, ओवरऑल इसमें मोटी मोटी बात बताता हूं मैं आपको, सब ध्यान से देखें। इसमें मोटी मोटी बात क्या है, जो कैलकुलेशन वाली है वो चीज देखें आप। हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक बेलन बनाया, जैसे मैं यहाँ पर छोटा छोटा सा फोटो बना देता हूँ। अब ये एक बेलन मैंने बनाया ऐसे, ओवरऑल मोटी मोटी बात देखेंगे हम। ये हमारा अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित तार था ऐसे। वापिस से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये बिंदु P था जो वक्र पृष्ठ पर आना, ये R, ये O, ये अनंत लंबाई का है ऐसे। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और ds सदिश के बीच में कोण कितना आना है, 0। यहाँ पर आप एक अल्पांश सदिश मानेंगे ऐसे, ये ds सदिश और ये हो जाएगा E, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ds सदिश और ये हो जाएगा E, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल, इस तरह से। ठीक है। अब बच्चों लोग आपको ध्यान से समझना है यहाँ पर कि ये जो बेलन है, इस बेलन की लंबाई L है और यहाँ पर ये जो बेलन की त्रिज्या है वो R है, यानी कि ये R अक्ष से R दूरी पर स्थित बिंदु P था। ठीक है, क्लियर। तो बच्चा लोग अब बात ये है केवल और केवल कि ये जो बेलन है, ठीक है, ये बेलन हमने पहली चीज, ये बेलन हमने क्यों माना, जबकि हमारे पास तो अनंत लंबाई का तार जो था, इस तार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P निकालनी है। बेलन हमको इसलिए मानना पड़ा क्योंकि हम एक्चुअली में गाउस के नियम से एक्चुअली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना चाहते हैं। और गाउस के नियम से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने का बेसिक कंसेप्ट है कि आप समीकरण नंबर 1 फ्लक्स के परिभाषा से बनाओ, यानी नॉर्मल जो फ्लक्स होता है यानी कि E डॉट, ठीक है, A, जिसको हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल करते हैं, ठीक है, उससे आप फ्लक्स की परिभाषा से समीकरण नंबर 1 बनाओ और फिर गाउस के नियम से समीकरण नंबर 2 बनाओ। दोनों समीकरणों को आप बराबर कर दो, बराबर करते ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान आप ज्ञात करो। ये बेसिक कंसेप्ट होता है। यहाँ पर देखें, ठीक है, ये फोटो बना लिया, फोटो के बारे में आप सारी बातें लिख सकते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। चित्र के अनुसार एक अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित तार जिस पर
ठीक है, जिस पर रेखीय आवेश घनत्व लेमडा है के कारण, ठीक है, r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है, इस तार को बेलन की अक्ष मानते हुए r त्रिज्या के तार को अक्ष मानते हुए स्मॉल r त्रिज्या के बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिससे कि बिंदु P बेलन के वक्र पृष्ठ पर आ जाता है, जिससे कि बिंदु P बेलन के वक्र पृष्ठ पर आ जाता है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माने गए अल्पांश सदिश, यहाँ पर एक छोटा सा अल्पांश सदिश मानना है, माने गए अल्पांश सदिश के मध्य कोण थीटा बराबर कितना होगा 0। इसी प्रकार वृत्ताकार भाग S1, ये जो S1 भाग है, वृत्ताकार भाग S1 पर माने गए अल्पांश और वृत्ताकार भाग S2 पर माने गए अल्पांश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य कोण 90 डिग्री है, इसलिए फ्लक्स की परिभाषा से फाई बेलन बराबर इंटीग्रेशन S1 EDS cos 90, S1 के लिए 90 है, फिर इंटीग्रेशन EDS cos 90, ठीक है, फिर तीसरा लिख रहा हूं EDS cos 0, ये वक्र पृष्ठ के लिए है, ठीक है। S1 ऊपर वाला वृत्ताकार भाग, S2 नीचे वाला वृत्ताकार भाग, और ये मुड़ा हुआ जो भाग है वो S3 है, वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो फाई बेलन क्या आ गया आपके पास 0 प्लस 0 प्लस, ठीक है, इंटीग्रेशन E बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन S3 DS cos 0 की वैल्यू +1, ठीक है, इंटीग्रेशन S3 DS जो होगा उसको बोलेंगे अपन एक्चुअल में क्या, वक्र पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना होगा, ठीक है, वो होगा आपका इंटीग्रेशन S3 DS इज इक्वल टू 2 पाई RL, सॉरी समीकरण 1 मत डालो इसको, 2 पाई RL, क्लियर। तो यहाँ पर ये जो आपने समीकरण नंबर 1 जो आपकी अब बनने ही वाली है, ये समीकरण नंबर 1 आपने बना दी, मैंने इसको 2 बार किया है, तो फाई बेलन बराबर क्या हुआ बच्चों E इंटू इंटीग्रेशन, यहां पर आ जाओ ये रहा, इस इंटीग्रेशन S3 DS की वैल्यू होगी 2 पाई RL, इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। उसके बाद फाई गाउस, बेलन का ही निकालना है लेकिन गाउस के नियम से, तो यहां लिख देंगे हम ऊपर एक लाइन गाउस के नियम से, ठीक है। गाउस के नियम से बंद पृष्ठ कौन सा है आपका, बेलन है, बेलन के अंदर आवेश कितना होगा लेमडा L लंबाई का बेलन था, ठीक है, एकांक लंबाई पर आवेश का मान लेमडा था, तो L लंबाई पर आवेश का मान कितना होगा लेमडा L, डिवाइड बाय क्या करोगे एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से दोनों को कर देंगे हम बराबर, E इंटू 2 पाई RL इज इक्वल टू कितना होगा लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, L से L क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। क्या आया बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना आएगा बताओ, देखो यहाँ पर लिख दिया मैंने लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, भाग दिया मैंने 2 पाई R का, अब मुझे 2 पाई एप्सिलॉन दिख रहा है तो मैं 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग लिख दो इनटू क्या बचा 2 बचा लेमडा बचा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा R, 2 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बचा R, ये R बच गया, ठीक है। तो आंसर आया आपके पास 2K लेमडा अपॉन R, ठीक है। R को बढ़ाओगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान घटेगा, ग्राफ खींचोगे ये E इस तरह से R, इस तरह से E, कैसा ग्राफ आएगा अति प्रवृत्त, क्लियर। तो बच्चे लोगों आपको ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से ये अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित तार के कारण मैंने आपको एक अनुप्रयोग बताया, ठीक है। दूसरा अनुप्रयोग देखते हैं, सॉरी तीसरा हो जाएगा अब ये, दूसरा अनुप्रयोग था ये, अनुप्रयोग नंबर 3 के बारे में मैं बात करता हूं। तीसरा अनुप्रयोग है बच्चों अनंत लंबाई की अपरिमित, ठीक है, जिसको अनंत लंबाई मत बोलो आप, अपरिमित बोलो, अपरिमित आवेशित, अपरिमित आवेशित अचालक परत, अपरिमित आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एप्लीकेशन नंबर 3 में लिखता हूं आपको अपरिमित आवेशित, अपरिमित आवेशित अचालक परत
के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अपरिमित आवेशित अचालक परत के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो देखो अपरिमित का मतलब समझे पहले। यहां पर अगर आप ध्यान दें तो मैंने ये जो डांस कराया है, इस डांस करने का मतलब ये है कि ये वाला एंड मुझे नहीं दिख रहा, ये वाला एंड नहीं दिख रहा, ये वाला एंड नहीं दिख रहा, नीचे वाला नहीं। अब मैं इसको ओवरऑल बात कहता हूं कि जैसे सपोज करो कि आप ये एक बोर्ड देख रहे हैं, मैं यहाँ पर एक स्क्वायर बना देता हूँ, जैसे ये स्क्वायर बनाते हैं। तो स्क्वायर में देखो आपको ये मैंने बाउंड्रीज बनाई। अगर मैं आपसे कहूं कि एक्चुअल में, ठीक है, ये वाली बाउंड्री आपको नहीं दिख रही, ये वाली बाउंड्री आपको नहीं दिख रही, ये वाली नहीं दिख रही, तो ये वाली नहीं दिख रही, तो ये अपरिमित हो गया। अपरिमित का मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है, जो किसी सीमा के अंदर बंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक बोर्ड देख रहे हैं आप, इस बोर्ड को, ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड के लास्ट में एंड में यहाँ पर एक्चुअल में एल्यूमिनियम की रीप लगी हुई है। अगर ये बोर्ड, ठीक है, ये बोर्ड जो है इसका इस साइड में कोई एंड नहीं है, ऊपर कोई एंड नहीं है, नीचे कोई एंड नहीं है, इधर कोई एंड नहीं है, तो ये बोर्ड जो है आपकी अपरिमित आवेशित परत हो जाएगी, यानी कि अपरिमित परत हो जाएगी। अब परत आगे समझो, तो ये अपरिमित आवेशित परत है। इस परत के कारण आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देख ध्यान से समझेंगे, इस परत के कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम इस परत के बारे में बात कर लेते हैं। इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा। जब आवेश होगा तभी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब मैं पहले बता चुका आपको, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का मान, ठीक है। अब बच्चों बात क्या है कि ये जो परत है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बोर्ड, या 2 मिनट के लिए आप ये मानो कि मैंने आपकी राजस्थान बोर्ड की किताब ले लेता हूं मैं, ये राजस्थान बोर्ड की बुक, ठीक है। अब ये राजस्थान बोर्ड की बुक है और ये इसकी बाउंड्रीज आपको दिख रही हैं, लेकिन मान लो सपोज करो आपको ये बाउंड्री नहीं दिख रही, तो ये जो परत है आवेशित है, और इस परत के कारण यहाँ पर r दूरी पर, ठीक है, ये हवा में जो दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है, इस बिंदु पर निकालनी है। तो ये अनंत परत है, इधर अनंत जा रहा है, नीचे भी अनंत है, उधर भी अनंत है, कोई छोर नहीं है। ये तो अपन ने एक छोटा सा, ठीक है, परत का एक छोटा सा पार्ट मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। तो बच्चों लोग आप यहाँ ध्यान देंगे, हमको अब क्या करना है, ये जो परत है, इस परत से r दूरी है, पर एक बिंदु P ले लिया। अब ये जो बिंदु P ले लिया, तो इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए मुझे गोलाकार गाउसी पृष्ठ, गोलाकार की जगह बेलनाकार गाउसी पृष्ठ मुझे मानना पड़ेगा। ऐसे ये बेलनाकार गाउसी पृष्ठ मैंने मान लिया, जिससे कि बिंदु P जो है वो इस बेलनाकार गाउसी पृष्ठ पर आ जाए। ऐसे ये है, ऐसे। अब बच्चों ये इस बेलन, जो कि इस बार हमने क्षैतिज बेलन लिया है, इस पर छोटा सा अल्पांश माना, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और ds सदिश के बीच में कोण कितना होगा? थीटा बराबर 0। यहाँ पर ये जो वक्र पृष्ठ रहेगा बेलन का, ये जो वक्र पृष्ठ है, इस वक्र पृष्ठ पर अल्पांश मानूंगा ds, ऐसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण रहेगा। ये तो हो गया आपका S1, ये हो जाएगा आपका S2। यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा हो सपोज, तो ये S2 कर लो और छोटा सा कर लेते हैं इसको, ठीक है, ये S2 हो जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे,
ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये ds सदिश, दोनों के बीच में कोण थीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक है, क्लियर। तो बच्चों बात क्या है, यहाँ पर वही उसी तरह से सेम टू सेम जैसे पहले था। अब यहाँ पर अपरिमित आवेशित अचालक परत, यहाँ पर आपको इस चीज पर ध्यान देना है और इसको आप इस तरह से लें और ये परत अचालक परत पर ध्यान देना है। ठीक है, इसका मीनिंग मैं भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये अचालक परत के लिए आप डेरिवेशन कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में चालक शीट भी है ये। ठीक है, आपको लगेगा ऐसा है कि ये दोनों डेरिवेशन लगभग एक जैसे हैं लेकिन डिफरेंस है। ठीक है, तो ये अचालक परत के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखो हमने ये फिगर बना दिया, तो आप एक बार फिगर के बारे में बोर्ड के अंदर डिस्क्रिप्शन जरूर लिखते हैं। तो हमको क्या लिखना है, चित्र के अनुसार, ये चित्र बना लिया आपने, हमको क्या लिखना है, चित्र के अनुसार एक अपरिमित आवेशित अचालक परत के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो हम बोलेंगे चित्र के अनुसार एक अचालक, ठीक है, एक अचालक अपरिमित आवेशित परत जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है सिग्मा के कारण परत से, जैसे ये परत है, ये बोर्ड परत है, से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एक, ठीक है, 2r लंबाई का, कितनी लंबाई का, 2r लंबाई का, ये r लंबाई इधर लेनी है, r लंबाई उधर लेनी है, 2r लंबाई का, 2r लंबाई के क्षैतिज बेलन, 2r लंबाई के क्षैतिज बेलन की कल्पना करते हैं जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल माना कि s है। माना ये जो बेलन मान रहे हैं उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल, इसका हमने इस बार क्षेत्रफल ही मान लिया और वो कितना है, s। ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल s है। तो मान्य चित्र के अनुसार एक क्षैतिज बेलन जिसकी लंबाई 2r तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल s, ठीक है, को मानते हैं। तो बिंदु P इस क्षैतिज बेलन के वृत्ताकार भाग पर आ जाता है। तो वृत्ताकार भाग के लिए E सदिश व DS सदिश के मध्य कोण थीटा बराबर 0। यहाँ पर भी इस वाले S2 भाग के लिए E सदिश व DS सदिश के मध्य कोण थीटा बराबर 0 तथा वक्र पृष्ठ के लिए DS सदिश व E सदिश के मध्य कोण कितना आएगा, 90 डिग्री। तो अब मैं थोड़ा सा ये मिटा देता हूं, ये फिगर रहेगा आपका, और फिगर रहने के बाद आपको क्या करना है, अब समीकरणें तैयार करनी है। तो फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ, S1 EDS cos 0 प्लस इंटीग्रेशन S2 EDS cos 0 प्लस इंटीग्रेशन S3 EDS cos 90। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 0। यहाँ कितना हो गया, ये किसके लिए निकाल रहे हैं अपन, बेलन के लिए। बेलन के कितने पृष्ठ होते हैं, S1 S2 और S3। बोलो कितना आ जाएगा, E इंटीग्रेशन S1 DS प्लस E इंटीग्रेशन S2 DS प्लस 0। अब इंटीग्रेशन S1 DS इज इक्वल टू इंटीग्रेशन S2 DS बराबर कितना आएगा, S क्या लिख देंगे, माना। क्या लिख देंगे बच्चों, माना। ठीक है, तो फाई बराबर ES प्लस ES, तो फाई बराबर हो गया 2ES। ये क्या माना हमने, S1, ठीक है, इंटीग्रेशन S2 DS क्या चीज है ये जो वृत्ताकार पृष्ठ थे उन वृत्ताकार पृष्ठों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो यानी कि क्षेत्रफल यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो कि हमने कितना मान लिया, S। तो यहाँ पर आपकी समीकरण नंबर 1 हो गई, फाई बराबर देखो यहाँ पर E, इसके प्लेस पे S लिख देंगे, फिर प्लस ये E, फिर इसके प्लेस पे S लिख देंगे, तो ES, ये ES प्लस ES, तो कितना हो गया, ES प्लस ES 2ES, तो कितना हो गया 2ES, समीकरण नंबर 1। यहाँ पर ये समीकरण नंबर 1 हो गई आपकी। और समीकरण नंबर 1 होने के बाद अब हम क्या करेंगे, बस हो गया हमारा काम, गाउस के नियम से
समीकरण नंबर 1 हमेशा फ्लक्स की परिभाषा से बनेगी। समीकरण नंबर 2 किससे बनाएंगे? गाउस के नियम से। ऐसे लिखेंगे, गाउस के नियम से फाई बराबर कितना आएगा बताओ? गाउस के नियम से, गाउस के नियम से फाई बराबर आएगा बच्चों वो जो क्षैतिज बेलन आपने माना था, ठीक है, वो जो क्षैतिज बेलन है, एक बार मैं बना देता हूं ऐसे, ये ऐसे क्षैतिज बेलन था, ठीक है, और इसमें ऐसे आपका प्रश्न, तो ये जो क्षैतिज बेलन है, जब ये क्षैतिज बेलन आर पार हुआ इस परत के, ठीक है, तो ये जो अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल अपन ने माना था यह एस था। ये जो परत थी, इस परत के एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का मान कितना था? सिग्मा। तो ये जो बेलन, जब बेलन उसके आर पार हुआ परत के, तो ये बेलन जब आर पार हुआ तो उस बेलन ने कितना छेद किया होगा परत में? एस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का। और वो जो एस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, वो जो एस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, उसके अंदर जो आवेश था वो आवेशी बेलन के अंदर आया होगा, इसलिए बेलन के अंदर टोटल आवेश हुआ सिग्मा एस, ये सिग्मा एस कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये लग गया हमारा गाउस का नियम, ठीक है। अब बच्चों जब ये गाउस का नियम लग गया तो ध्यान दो इधर, ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 से भी हमने बेलन का ही फ्लक्स निकाला है, समीकरण 1 से भी हमने बेलन का ही फ्लक्स निकाला था, और वो था 2ES समीकरण 1। समीकरण 1 व 2 से क्या कर देंगे? 2ES बराबर हो गया सिग्मा एस बटे एप्सिलॉन नॉट। एस से एस हो गया कैंसिल, प्रकट करता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या आ जाएगा ब्रैकेट में? ब्रैकेट में आ जाएगा बच्चों, क्या आएगा बताओ? ओपी के अनुदिश। कैसे बताता हूं। यहां पर हम एक स्पेशल बात देख रहे हैं, वो ये कि ये जो हमारी परत थी, ठीक है, देखो 2 मिनट के लिए यहां पर आपका बिंदु P था, इस बिंदु P से मैंने यहाँ लंब डाला, तो ये बिंदु जो था वो क्या था? O। यहाँ पर इस तरह से हमने बेलन माना था क्षैतिज आर पार, ठीक है। अगर मैं इस बेलन को इस परत के आर पार करूंगा तो यहाँ पर इतना छेद हो जाएगा। छेद होने का मतलब ये हुआ कि ये जो क्षेत्रफल है एस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इसके एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का मान कितना है? सिग्मा। तो बेलन के अंदर कितना आवेश गया था? सिग्मा है, ठीक है। यहाँ पर दूसरी बात ये है कि हमने यहाँ पर इस परत से आर दूरी पर ये बिंदु P माना था ना, तो वो आर दूरी कहीं भी नहीं आ रही है, यानी कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी अपरिमित आवेशित अचालक परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कहीं भी दूरी आर पर निर्भर नहीं कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कहा जाए कि E वो आर के मध्य ग्राफ खींचेंगे तो हमें ऐसे खींचेंगे, ये भी ध्यान रखना है, ऐसे, ठीक है। दूरी बढ़ाते जाओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, और उस E का मान आ रहा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना आ रहा है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा क्या चीज है? पृष्ठ आवेश घनत्व है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये E और R के मध्य हमने ग्राफ खींचा, जो कि इस बात को बताता है सीधी लाइन आएगी कितनी ही दूरी बढ़ा लो। मीन्स एक्चुअल में ये जो आपकी अपरिमित आवेशित अचालक परत थी, इस परत के बिल्कुल आसपास के, बहुत ज्यादा दूरी कर दोगे तो देखो इफेक्ट आएगा, लेकिन बिल्कुल आसपास के जो बिंदु हैं, उन आसपास के बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो दूरी पर निर्भर नहीं करती है। यानी परत के बिल्कुल पास का कोई बिंदु हो, थोड़ा सा और दूर ले जाएं, थोड़ा सा और दूर ले जाएं, तो सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो एक समान होगी। ये बात मैंने आपको समझाई, ठीक है। ग्राफ जो होगा वो इस तरह से बनेगा। तो बच्चा लोग आज के लिए, आज ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप इसको बार बार देखें, पॉज कर करके देखें, नोट्स बनाएं। आपको कोई समस्या है तो मुझसे मिलें, आप मुझसे बात करें, ठीक है। मेरा नंबर 9079314244 है। एक बात मैं और बताता हूं आपको, वो ये कि क्लास 12th में, ठीक है, शुरू में स्टार्टिंग में बच्चों लोग, मैं आपको एक बात बताऊं,
ऑनलाइन एक्चुअल में पढ़ाना तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि एक्चुअल में स्कूल आप लोगों के खुलेंगे, लेकिन एक्चुअल में धीरे धीरे ऐसा लगा कि ऑनलाइन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, हमको ऑनलाइन पढ़ाना ही पड़ेगा। तो अब मैं काफ़ी इंटरेस्ट लेके एक्चुअल में ऑनलाइन, ठीक है, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। दूसरी बात एक्चुअल में मैं ये कहना चाहता हूँ कि केवल बात प्रज्ञा एकेडमी की नहीं है। प्रज्ञा एकेडमी के अलावा जो भी स्टूडेंट कहीं भी पढ़ते हैं, ठीक है, मेरे को एक लंबा अनुभव है और मैं पूरे अनुभव के साथ एक्चुअल में ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग इसका जरूर से जरूर फायदा उठाएं, आप भी पढ़ें, आपके दोस्तों को भी पढ़ाएं। धन्यवाद।